हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस छठे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस छठे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 10 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 10 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 10 से यहाँ पर 25 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 10 के अंदर क्या कर दें प्लस 15 कर दें तो 10 और 15 मिलकर बन जाएगा 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 16 के अंदर यानी कि इस 10 की तरह इस 16 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 15 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 16 और 15 मिलकर बन जाएगा 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 31 नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई जब एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 10 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 10 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 16 के अंदर और इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या सबसे पहले तो इस 10 की तरह इस 16 को भी हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब यहाँ पर इस 8 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7, 7 के बाद में 20, 20 के बाद में 59, 59 के बाद में 176 और 176 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 से यहाँ पर 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 7 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7 या कि 21 और 21 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 59, तो 20 से 59 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 20 का क्या कर दें 3 गुना तो 20 का 3 गुना बन जाएगा 60, 60 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 से बन रहा है 176, तो 59 से 176 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 59 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो बन जाएगा 177 और 177 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 176। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 176 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यानी कि 7 से 20 आया कैसे, 7 का 3 गुना किया, जो संख्या आई उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए 20 से 59 आया कैसे, 20 का 3 गुना किया, जो संख्या आई उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए 59 से 176 आया कैसे, तो मेरे भाई 59 का क्या किया 3 गुना किया और जो संख्या आई उसमें से 1 को घटा दिया। अब इसी प्रकार से 176 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 176 का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 176 का 3 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 176 का 3 गुना होता है 528 और सभी में से -1 किया गया है तो 528 में से भी क्या कर देंगे 1 को घटा देंगे। तो 528 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 527, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 527। अब हमें देखना है कि संख्या 527 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 527 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यदि फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में ROAM को 44 तथा HIMP को 43 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BONE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ROAM को यहाँ पर 44 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि HIMP को यहाँ पर 43 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BONE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको इस प्रश्न को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROAM को यहाँ पर 44 कैसे लिखा है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर दिया गया है R आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। R के बाद में है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। O के बाद में है A आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है। A के बाद में है M आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। अब मेरे भाई इन सभी संख्याओं का हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 44 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33, 33 और 1 मिलकर बन जाएगा 34, 34 और 13 मिलकर बन जाएगा 47। लेकिन यहाँ पर है कितना 44, तो 47 से 44 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 47 में से क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 44। और यहाँ पर देखिए 44 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि HIMP से यहाँ पर 43 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है। H के बाद में है I आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर है। I के बाद में है M आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। M के बाद में है P आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 और 9 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 13 मिलकर बन जाएगा 30, 30 और 16 मिलकर बन जाएगा 46। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया है 46 और यहाँ पर लिखा गया है 43। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 46 में से क्या कर दें -3 कर दें, तो 46 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि BONE को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि BONE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में क्या है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। O के बाद में क्या है
एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। एन के बाद में क्या है, ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 15 मिलकर बन जाएगा कितना, 17, 17 और 14 मिलकर बन जाएगा 31, 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। और मेरे भाई ध्यान से देखिए इन सभी के अंदर यानी कि यहाँ पर भी -3 किया गया है और यहाँ पर भी -3 किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस 36 में से भी -3 कर देंगे। तो 36 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 33, यानी कि BONE को लिखा जाएगा 33। अब हमें देखना है कि 33 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 33 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 36 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट हमें यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 12 से यहाँ पर 36 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 12 का क्या कर दें, 3 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिया के 36 और यहाँ पर हमारे सामने 36 दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 10 के अंदर और इस 10 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सेम इस 12 की तरह इस 10 को भी हम क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 10 तिया के 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 30 नहीं दिया गया है, यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए यदि एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक से और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, सबसे पहले इस 12 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 12 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 10 के अंदर और इस 10 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 12 की तरह इस 10 को भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 2 से भाग कर देंगे। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और इस 5 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 25 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का अर्थ प्लस यानी कि जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है,
सी का अर्थ माइनस यानी कि घटाना है और डी का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस है, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है गुणा, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है माइनस है, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट में बोला गया है कि डी का अर्थ है भाग, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले 25 है, उसके बाद में ए का अर्थ है प्लस है, उसके बाद में है 43 है, 43 के बाद में है सी का अर्थ है माइनस है, उसके बाद में क्या है 20 है, 20 के बाद में क्या है डी। मेरे भाई यहाँ पर एक मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या है 20 के बाद में है डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डी के स्थान पर भाग कर देंगे। उसके बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, यानी कि 5 के बाद में क्या है बी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर कर देंगे गुणा। लास्ट में क्या है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8। ये बन गया नया समीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि समीकरण के अंदर है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट समीकरण के अंदर नहीं दिया गया है, ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए भाग हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे सबसे पहले 20 में, तो ये चला जाएगा 5 चौक 20। बाकी यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया गया है 25 है, उसके बाद में प्लस 43 है, उसके बाद में क्या है माइनस है, और यहाँ पर बच रहा है गुणा में 8, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा में 8। भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 और 8 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32 है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई सबसे पहले 25, उसके बाद में प्लस का 43 है, और यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है। अब गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और माइनस को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 25 और प्लस का है 43 है, तो 25 और 43 मिलकर बन जाएगा 68 है। यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 32 है, तो 68 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 32 कर देंगे। तो मेरे भाई 68 में से 32 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 36 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 36 है। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन ए अकबर की अनुमति से, ऑप्शन बी है जहांगीर की अनुमति से, ऑप्शन सी है शाहजहां की अनुमति से, और ऑप्शन डी है औरंगजेब की अनुमति से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1950 से, ऑप्शन बी वर्ष 1954 से, ऑप्शन सी वर्ष 1957 से और ऑप्शन डी है वर्ष 1960 से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति वर्ष 1957 से प्रारंभ हुई थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन ए कथक नृत्य को, ऑप्शन बी ओडिसी नृत्य को, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी नृत्य को और ऑप्शन डी है कथकली नृत्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कथक नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त स्रावित करती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूषिका ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी है यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर में यकृत ग्रंथि पित्त से स्रावित करती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? इस प्रश्न का आंसर सभी अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने
किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? ऑप्शन ए तराइन के पहले युद्ध में, ऑप्शन बी है पानीपत के तीसरे युद्ध में, ऑप्शन सी है बक्सर के युद्ध में और ऑप्शन डी है खानवा के युद्ध में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वर्ष 1761 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ए कथकली नृत्य शैली के लिए, ऑप्शन बी है बिहू नृत्य शैली के लिए, ऑप्शन सी है कथक नृत्य शैली के लिए और ऑप्शन डी है मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।